ईरानी वजीर खारजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर मंसूर जाफर साहब। मंसूर जाफर साहब, बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे थोड़ी देर पहले ईरानी वजीर खारजा ने जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने ईरान को धोखा दिया है। वो ये कह रहे हैं कि नताइज की जिम्मेदारी अब ईरान पर, अमेरिका पर होगी, और वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी रेड लाइन नहीं है जो इन्होंने अबूर ना कर ली हो। हम मुज़ाकरात कर रहे थे, इसराइल ने हम पर हमला कर दिया, इसराइल को अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। सर, ओवरऑल सिचुएशन और ओवरऑल इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मैं समझता हूँ राष्ट्री साहब ने जिन कंसर्न का इजहार किया है वो कोई अनफाउंडेड नहीं है। हकीकत भी यही है कि जिस वक्त अमेरिका के मुज़ाकरात जारी थे जौहरी आसूदगी के मामले पर, उस वक्त इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, और अब जब यूरोप के साथ उनके मुज़ाकरात जारी थे अब अमेरिका ने हमला कर दिया। तो ऐसे में ये जो बार बार कहते हैं कि मुज़ाकरात किए जाए और मुज़ाकरात के नतीजे में किसी इत्तफ़ाक़ राय किया जाए, तो ये तो मुज़ाकरात के या खासतौर पर डिप्लोमेसी को फ्लरिश होने का मौका ही नहीं देना चाहते। ये बुनियादी तौर पर ट्रैप करते हैं और उस जो मुज़ाकरात का टाइम पीरियड है उसको बाई करते हैं अपनी साजिशों को, अपने ताने बाने को बुनने के लिए और अपनी मिलिट्री तैयारी के लिए। और उसी दौरान जब अपने आप को मिलिटरीली अपना वो सारा होमवर्क कर बैठते हैं तो नताइज से बेपरवाह होकर ये मुज़ाकरात के टेबल को उलटते हैं, और उसके बाद अमेरिका और इसराइल दोनों ने ही इस वक्त ये किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को जितने बड़े पैमाने पे इज्जत पहुंचाई है इन दोनों मुल्कों ने, अपने ही मामलात और ख़ास तौर पे वो जो मुल्कों के दरमियान एक बाहमी ट्रस्ट एतमाद होता है उसको भी सबोताज कर दिया गया है। अब जबकि यूरोप मुज़ाकरात करवा रहा था यूरोप के ममालिक, तो अब उन यूरोपीय ममालिक की क्या वर्थ रह गई है कि उनको इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के, और ख़ुद अमेरिका ने जो है अपना B-2 बम्बार भेज के अपने तौर पे जो मकासद हासिल करने के वो करने की कोशिश की, और बज़ौम में खुद उसी पर अभी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया है। अब उनके लिए जो सबसे सुहाने रूह है तो यही वो ऐलानात हैं जो इन हमलों के बाद ईरान की तरफ से देखने में आ रहे हैं कि ईरान ने कहा है कि हमने तो इन जितनी भी इंस्टॉलेशन है यहाँ से अफसूदा यूरेनियम समेत दीगर जितनी भी हसास चीज़ें थी वो महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दी थी। अब उनको ये परेशानी लगी हुई है कि हम जिन चीज़ों के बारे में क्लेम कर रहे हैं वो तबाह हो गई हैं, अगर वो इस वक्त भी मौजूद हैं तो ऐसे में वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने उनको किस वक्त और किस अंदाज में तबाह बर्बाद करना है। और इस वक्त जो ईरान आप कह लीजिए उसको यकीनन उसके एतमाद को ठेस पहुंची है, और ईरान की खास तौर पे जो मुल्की सालमियत, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, उस पर एक राह रास्त हमला किया है। और आप देखिए कि ये दोनों मुल्क जौहरी हथियारों के बारे में जो मुँहशुदाफी करते हैं इनको इस लिहाज से भी ज़रा एहसास नहीं होता कि ये दोनों खुद जौहरी मुल्क हैं, और इसराइल ने तो अपने जौहरी हथियारों का आज तक एतराफ़ भी नहीं किया। अमेरिका तो उसको जापान पर टेस्ट करके बड़ा खुश भी है और लोगों को मार के बड़ा फखरिया अंदाज में बताता है कि जौहरी हथियार सबसे पहले इन्होंने इस्तेमाल किए थे। तो इन दोनों मुल्कों को तो जौहरी हथियारों के मामले पर मुँहशुदाफी की वैसे इजाज़त नहीं होनी चाहिए, न अकली तौर पर, न शरई तौर पर, न कानूनी तौर पर, क्योंकि जिनके अपने हाथ जो हैं वो तबाही फैलाने वाले असले से लिखड़े हुए हैं और उसमें मुलव्वस हैं, तो वो किसी दूसरे मुल्क को इस बात से कैसे मना कर सकते हैं कि आप ये तवानाई या ये सलाहियत जो वो हासिल ना करें। तो ये एक तरह से दुनिया को बुली करने का जो तरीकाकार है वो इस वक्त अमेरिका और इसराइल ने, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका जो है वो नेतन्याहू की जो चलाकियां हैं और उसकी जो चर्ब जुबानी है, बिल्कुल उसके नतीजे में ये मुलव्वस हुआ है। बिल्कुल उसके नतीजे में ये मुलव्वस हुआ है। मंसूर जाफर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी जो थोड़ी देर पहले ईरानी वजीर खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ईरान सीम्स नॉट इंटरेस्टेड इन डायलॉग, ऐसा लग रहा है। अब ईरान के पास सर ऑप्शंस क्या हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ईरान क्या करेगा? ईरान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास डू और डाई वाली सिचुएशन है। वो दीवार के साथ लग चुके हैं, उन्हें अब रिस्पॉन्ड करना होगा। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते ये रजीम भी अंडरमाइन होगी और ईरान का स्टेचर और बड़ा पूरी दुनिया में कम हो जाएगा, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में, और ईरान जो है बहुत कमजोर खुदा नखास्ता मुल्क बन जाएगा। तो ईरान ने अभी तक जो स्टैंड लिया है और डिफाई किया है एक हद तक, वो इनके पास जरूर एक पोटेंट कैपेबिलिटी है। और जैसे मेरे कॉमन नॉलेज में है कि इन्होंने अभी तक अपने जो
मौलिक और बड़े इफेक्टिव जो थे मिसाइल, पोर्टेंट मिसाइल, वो तो फायर ही नहीं किए। पता नहीं क्यों उन्हें संभाल के रखे हुए हैं, किस दिन के लिए रखे हुए हैं, जिसमें सजील है, जिसमें खैबर है, जिसमें इमाद है, जिसमें रिजवान है, जिसमें सर सजील का इस्तेमाल तो ईरान की जानिब से किया गया है, मगर शायद खैबर का इस्तेमाल अभी नहीं हुआ। देखिए, इनमें से ज्यादा का इस्तेमाल, जैसे इमाद का नहीं इस्तेमाल हुआ, रिजवान का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये इनकी 2000 प्लस रेंजेस हैं और ये बड़े मोहल्लक हथियार हैं। ईरान को ये पहले दिन से इस्तेमाल करने चाहिए थे। ईरान शायद ये सोच रहा था कि शायद जंग लंबी होगी और पहले इनका जो डिफेंस सिस्टम है, ड्रोन, डेविड स्लिंग और एरो 2-3, इनकी कैपेबिलिटी को चेक किया जाए और इनको न्यूट्रलाइज, कमजोर किया और बाद में करूंगा। तो जैसे हमने इंडिया को रिस्पांस पहले दिन से ही बड़ा पोटेंट और बड़ा मोहलिक और ऐसा करारा दिया कि वो घुटने टेक दिए। तो ईरान को भी इसी किस्म की अपनी कैपेबिलिटी दिखानी चाहिए थी, बट ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है। देखिए, IAEA ने कहा है कि जहां पे अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर आज सुबह जो अटैक किए हैं, वहां से ताबकारी के कोई असरात नजर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये है कि या तो वहां पे जो थे ये अमेरिका और इजराइल झूठ बोल रहे थे, और या फिर ये है कि इन्होंने वहां से, ईरान ने वो तमाम जो थे इनके जो वहां पे इनरिचमेंट कर रहे थे और जिस शेप में भी इनकी जो वहां वेपन ग्रेड के जो चीजें पड़ी हुई थी वो इन्होंने निकाल ली थी। ईरान देखिए 1500 किलोमीटर इसकी लेंथ है और कुछ 1450 किलोमीटर इसकी विड्थ है। ये बहुत बड़ा मुल्क है और इजराइल सिर्फ जो है 470 किलोमीटर का इसका इलाका है लेंथ में, और 15 किलोमीटर से 135 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा इसकी विड्थ है। ईरान ने अगर कोई भी किस किस्म का मौलिक हथियार इस पे चला दिया तो इसको इजराइल को भी समझ आ जाएगी और ये अमेरिका को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अब देखें, एक बहुत बड़ा अमेरिका की फोर्सेस को ये गल्फ में ले आए हैं, पर्शियन गल्फ में, और अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है, जो ईरान उसको डोमिनेट करता है, अगर इसने वो दरवाजा बंद कर दिया तो ये तमाम ममालिक जो UAE है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, ये सारे इनका जो तेल की सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। दुनिया बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में चली जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता इन्होंने जैसे किया और बाकी जो वहां पे फोर्सेज हैं उनके जहाज भी डुबो दिए, तो आप देखें ये तीसरी आलमी जंग की तरफ भी जा सकती है। तो मैं ये समझता हूं कि ईरान के पास कोई और चारा नहीं है जब तक एक बहुत करारा और पोटेंट जवाब वो अमेरिका और इजराइल को नहीं देते। जब वो ये जवाब दे देते हैं फिर वो बात करने के काबिल होगा या जा सकता है, अदरवाइज पोजीशन ऑफ वीकनेस पे जाके बातचीत करने का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, मंसूर जाफर साहब आपसे बात करना चाहेंगे। जिस तरह के मेजर जनरल साहब कह रहे हैं कि अब बातचीत करने का कोई फायदा नहीं होगा, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, तो क्या आप वाकई समझते हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात की मेज पर कोई बात करने के लिए कुछ नहीं बचा? क्या ईरान बिल्कुल ये सही कह रहा है कि अब वो डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है? तो कोई शक नहीं जी, मेरा ख्याल है ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने गौर से सुनी हो तो उन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस वक्त मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, हर मुज़ाकरात के दौर में हमें हिट किया जाता है। और ये भी जनरल साहब फरमा रहे थे कि शायद खैबर मिसाइल अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो आज खैबर मिसाइल जो है वो चलाया गया है और इसी वजह से उनके जो साउथ में जो तबाही मची है वो उसे खैबर मिसाइल के नतीजे में मची है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो ईरान एक अपनी जो खित्ते के ममालिक हैं और बिलखसूस जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने अपने दौरे रूस का ऐलान किया है जहाँ वो पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। तो उस मुलाकात के बाद मैं समझता हूँ ईरान की तरफ से जो एक हकीकी मानों में जवाब तो यकीनन वो दे रहे हैं और आज भी तो मंसूर जाफर साहब अपने क्वेश्चन को कुछ इस तरह से कर लेती हूँ कि अगर ईरान भरपूर जवाब देता है तो बैनुल अक़वामी बरादरी ईरान का साथ देगी? देखिए जी, करारदादों की हद तक तो यहाँ सारे अरब दुनिया को भी बड़ी तशवीश और कल्क है और इससे बड़ा उनको परेशानी है। इसी तरीके से पूरा यूरोप जो है वो भी इस पर बड़ा इंसानी हकूक़ का रहा है। लेकिन जो अमनी सूरत है, मैं समझता हूँ अगर 20 माह तक इन तमाम मुल्कों के कानों पे रज्जू नहीं रहेंगी और जो आपने गजा का इसराइल ने हाल बना दिया है और अमेरिका के साथ मिलकर, तो मैं समझता हूँ अमली इक़दाम तो इनके किसी की तरफ से मुमकिन नहीं है, इल्ला ये कि ये जो दो ममालिक हैं चीन और रूस, अगर ये किसी तरीके से अपनी जो बेसिकली इस वक्त ईरान जो है इन्हीं दोनों मुल्कों का तैयार करदा असला इस्तेमाल कर रहे हैं और ईरान के ड्रोन जो है वो खुद भी जो है रूस खरीदता है और यूक्रेन वाले मसले में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इस वक्त सप्लाई चेन की बात है। तो अगर तो इन मुल्कों की तरफ से सप्लाई चेन रहेगी और उसके नतीजे में एक खौफ और डर वेस्ट पर और खासतौर पर इसराइल और अमेरिका पर रहेगा, तो मैं समझता हूँ वही एक कौल फैसल होगा। बाकी ममालिक तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जैसे कहना चाहिए वो अभी OIC का इजलास हुआ है
تو وہاں سے کیا عملی اقدام سامنے آیا ہے؟ ایک ویل ورڈڈ قرارداد اور اس کے بعد سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. تو اس طریقے سے تو میرا خیال ہے دنیا پھر امریکہ اور اسرائیل جیسے جو سر ویسے دنیا کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ مذمتوں اور قراردادوں سے جو ہے وہ اب کام نہیں چلنا, عملی طور پر بھی کچھ اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی رہیے, جنرل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جنرل صاحب, ایک لیمن کویسچن جو کافی کنفیوزنگ بھی ہے, آپ اس معاملے پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں, یقیناً آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں. امریکہ نے جس طریقے سے ایران کی تنصیبات کو, سائٹس کو اٹیک کیا, گاڈ فاربڈ اگر وہ خالی نہ کرائی جاتی تو کیا امریکہ نے ایک اور ہیروشیما یا ناگاساکی کا پلان کر رکھا تھا جس طریقے سے اٹیک کیا گیا وہاں پہ؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں رہتا کہ انہوں نے اس وقت دنیا میں, امریکہ ہی ایسا ایک ملک ہے کہ جس نے نیوکلیر ویپن استعمال کیے. پہلے ناگاساکی ہیروشیما پہ ہوئے اور اب ان کی نیوکلیر سائٹس پہ انہوں نے اٹیک کر دیا ہے, اور سب سے بڑے علمدار بنتے ہیں. اور پاکستان کو بھی انہوں نے بڑا مجبور ایک وقت کیا تھا کہ ہم این پی ٹی پہ سائن کر دیں, اور پاکستان نے وہ سائن نہیں کیے. تو ان کے بعد اراغچی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آئی اے ای کو اس پہ رسپانس کرنا چاہیے, کنڈمنیشن کرنی چاہیے. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پورے دنیا کا سسٹم جو ہے وہ یونیپولر ورلڈ ہونے کے تحت امریکہ کے ساتھ چلتا ہے. آج آپ قرارداد سیکورٹی کونسل میں ضرور پیش ہوگی, اس کو امریکہ ویٹو کر دے گا. آئی اے ای کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کو کنڈیم ضرور کرے گا, بٹ الٹیمیٹلی آئی اے ای بھی جا کے یونائٹڈ نیشن کو ہی رپورٹ کرتا ہے. تو یہ سارا ایک سسٹم ہے, اس میں جو ہے مائٹ از رائٹ ہے. جب تک آپ سیلف ریلائنٹ نہیں ہے, جب تک آپ اسٹرانگ نہیں ہے, اور آپ کے پاس وہ ریزالو نہیں ہے کہ آپ جو ایسا رسپانس دیں جو کیلکولیٹڈ ہو, میجرڈ ہو, اور اگر اس کے لیے پینفل ہو, اور آپ کا ڈیٹرس کریڈیبل ہو تاکہ وہ ڈرے آپ سے. جیسے انڈیا نے ہمیں انڈرمائن کیا تو ہم نے اس کو جواب دیا, اور پھر اسے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جس طرح سے پاکستان نے بھارت کو جواب دیا, اب ایران کا بھی وہی بنتا ہے کہ اسی طرح سے جواب دے سکے. بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائر طارق رشید صاحب اور منصور جعفر صاحب آپ کا.